बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ पीडियाट्रिक्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पीडियाट्रिक्स के या पीड्स के जीआईटी, नेफ्रोलॉजी, रेस्पोलॉजी क्या होता है, अच्छा इनको हम एमसीक्यूज पॉइंट को कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम जीआईटी से, बल्कि नेफ्रोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो नेफ्रोलॉजी में है कि अगर आपको नेफ्रेटिक सिंड्रोम की हिस्ट्री मिले लाइक हाइपरटेंशन, हिमाचूरिया, ओलिगोयूरिया, प्रोटीनूरिया 3 या 3.5 से कम होता है और लास्ट में एडीमा देखने को मिलता है, स्पेसिफिकली पेरी और बाइटल एडीमा होता है और कोला कलर्ड यूरिन की हिस्ट्री आ रही है, तो आपने पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में आना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक्यूट किडनी इंजरी या क्रॉनिक किडनी इंजरी या सीकेडी है, जो कि रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से होता है। तो इसमें हाइपरकैलेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। अगर किसी बच्चे के अंदर वीक यूरिनरी स्ट्रीम है तो कंजेनिटल नॉर्मली होती है, वो हाइपोस्पीडिया होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो सबसे बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है वो मिनिमल चेंज डिजीज का होता है। क्यों? क्योंकि प्रेडिनिसोलोन को रिस्पॉन्ड कर जाता होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की जो कॉम्प्लिकेशन है वो हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया होती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर आपको ट्रांसुडेटिव एडिमा देखने को मिलता होता है। ओके, एक होता है एक्सुडेटिव एडिमा जो इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है, लेकिन ये तो ओवरलोड की वजह से होता है। क्या ओवरलोड होने की वजह से? बल्कि फ्लूइड लीकेज की वजह से। ओके, अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम की एक कॉम्प्लिकेशन होती है एसपीपी, जिसके अंदर एब्डोमिनल पेन, पैरोटिनाइटिस वाली चीज़ें देखने को मिलती है। तो उसका ट्रीटमेंट होता है सेफ्ट्राक्सोन और एल्ब्यूमिन देना होता है। ओके, ठीक है। सीकेडी का पेशेंट है, उसका रीनल फंक्शन 50% है, तो उसको बोलते हैं इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन। अगर उसका 15 से भी कम हो जाए जीएफआर, तो उसको बोलेंगे एंड स्टेज रीनल डिजीज। C3 लेवल कम होती है किसके अंदर? पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर, लेकिन नॉर्मल होते हैं आईजी नेफ्रोपैथी के अंदर। ओके, एक पेशेंट है जिसको ग्रॉस हिमाचूरिया हो रहा है, ग्रॉस जो आपको नजर आ रहा है नेकेड आई से, और डाउन सिंड्रोम है और एब्डोमिनल मैस है, लेकिन मिड लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा। अगर मिड लाइन को क्रॉस करता होता है तो वो कौन सा ट्यूमर होता है? वो न्यूरोब्लास्टोमा होता है। मिड लाइन को वैसे क्रॉस नहीं कर रहा। डाउन सिंड्रोम के अंदर हिमाचूरिया है और विम्स ट्यूमर का एक ट्राइड होता है, वैसे ग्रॉस हिमाचूरिया लिखा हुआ है। ओके, अच्छा विम्स ट्यूमर का एक ट्राइड होता है। वैसे जो विम्स ट्यूमर होता है वो मिड लाइन को तो क्रॉस करता है, इस पॉइंट को फिर भी देख लेना। अच्छा, विम्स ट्यूमर का एक ट्राइड होता है, माइक्रोस्कोपिक हिमाचूरिया होता है, एब्डोमिनल या फ्लैंक पेन होता है और लास्ट में आपको फीवर देखने को मिलता होता है। पाल्पेबल परपरा, ओके ठीक है। तो हिनोशोलिन परपरा, हिनोशोलिन परपरा में क्या होता है? आपको क्या देखने को मिलता है? ओके, आपको पाल्पेबल परपरा देखने को मिलती है बटक्स के अंदर, लेग्स के ऊपर पेन एंड जॉइंट देखने को मिलता होता है। ओके, स्किन के ऊपर आपको फाइंडिंग देखने को मिलती है, यही पाल्पेबल परपरा आपको देखने को मिलता होता है। इसके बाद नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन यही होता है, इसका ट्रीटमेंट स्टेरॉइड होता है। दूसरा कावासाकी होता है, जिसमें एस्पिरिन, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं। उसके अंदर फीवर होता है, कंजक्टिवाइटिस होता है। कंजक्टिवाइटिस के बड़े केस आ रहे हैं इन दिनों, आराम से रहना आप। अच्छा, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का ट्रीटमेंट सपोर्टिव होता है। सपोर्टिव में बेड रेस्ट कराते होते हैं। इसके अलावा आप और क्या कराते हैं सपोर्टिव के अंदर? ओके, लाइक यहाँ पर लिखा होगा कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन है। वाई इतनी ज़्यादा इतनी ब्राइटनेस क्यों बढ़ गई है? अच्छा, कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन और साल्ट रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि एसपीपी का जो मोस्ट कॉमन एजेंट होता है बड़ों के अंदर तो ई कोलाई होता है, छोटे बच्चों के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही होता है। अब जो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में स्किन का इन्फेक्शन, इम्पैटिगो या सोर थ्रोट की पहले हिस्ट्री आती है, फिर 1 से लेकर 4 हफ्तों के बाद देखने को मिलता है। C3 कॉम्प्लीमेंट लेवल भी कम होते हैं। आईजीए नेफ्रोपैथी में अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की हिस्ट्री होती है, 3 दिन के बाद आपको देखने को मिलता होता है किडनी का डिजीज। उसमें हिमाचूरिया आपको देखने को मिलता होता है। C3 कॉम्प्लीमेंट नॉर्मल होते हैं। जो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की नॉन सुपरेटिव कॉम्प्लिकेशन होती है, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है। अगर स्लीप के दौरान इनवॉलंटरी रिलीज हो जाए यूरिन का, तो उसको बोलते हैं नॉकटर्नल एन्यूरिसिस, जो कि 6 साल तक नॉर्मल होता है। अगर उसके बाद ठीक नहीं हो रहा या अगर 6 साल की बात है तो वो पैथोलॉजिकल होता है। उसमें आपने टॉयलेट ट्रेनिंग करानी होती है। अगर वो फेल हो जाए तो आपने उसको चमाटे मारने हैं। बेड वेटिंग अलार्म होता है और लास्ट में अगर उससे भी ठीक नहीं हो रहा तो डेस्मोप्रेसिन देना होता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ एसबीपी इन चिल्ड्रन तो वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही होता है, जबकि एडल्ट के अंदर ई कोलाई होता है। उसको ठीक करने के लिए थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन लाइक आईवी, सेफोटेक्सिम, सेफ्ट्राक्सोन और साथ एल्ब्यूमिन भी देते होते हैं। मोस्ट कॉमन नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रन तो मिनिमल चेन डिजीज होता है, बड़ों के अंदर मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी है, लेकिन बड़ों का कोई काम नहीं है पीड्स के अंदर। ओके ओके, मिनिमल चेंज डिजीज का ट्रीटमेंट स्टेरॉइड होता है। अगर वो 2 हफ्ते तक रिस्पॉन्ड ना करे तो उसको बोलते हैं स्टेरॉइड रेजिस्टेंट, जिसके अंदर आप साइक्लोफॉस्फामाइड, साइक्लोस्पोरिन ये आप इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, दरमियान में मैंने ऐसे ही फ़ुज़ूल बातें की हैं, अगर ये फ़ुज़ूल बातें पसंद है तो फिर आप मुझे बताना कमेंट्स के अंदर। अच्छा, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की हिस्ट्री और स्मोकी और कोला कलर्ड यूरिन आ रहा है, तो यही है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ट्रीटमेंट सपोर्टिव होता है, वही बेड रेस्ट, कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन वगैरह आ गया, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है कि वो ट्राइड आ गया कि माइक्रोस्कोपिक हिमाचूरिया, फ्लैंक पेन और फीवर है, तो ये वेम्स ट्यूमर होता है, जिसकी ट्रीटमेंट होता है ट्रांसपेरिटोनियल रेडिकल नेफ्रेक्टमी। और मोस्ट कॉमन काज ऑफ यूटीआई इन चिल्ड्रन तो वो ई कोलाई होता है। वंस अगेन क्या यूज़ करोगे?
सेफ्ट्राक्सोन, एंटीबायोटिक्स आप इस्तेमाल करोगे। इसके बाद नेक्स्ट है रिस्पिरेटरी सिस्टम वाला टॉपिक। ओके, रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मोस्ट कॉमन काज ऑफ निमोनिया इन 2 ईयर्स। ओके, जो 2 साल के बच्चों वाले के अंदर मोस्ट कॉमन काज क्या होता है? निमोकोकाई होता है। ठीक हो गया, निमोकोकाई, स्टेफ ऑरियस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। लेकिन अगर न्यूनेट का आ जाए, न्यूनेट के अंदर मोस्ट कॉमन होता है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, एक होता है ग्रुप ए जो आपका एक्यूट रूमेटिक फीवर कराता है और पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस सोडियम पैटी को कराता है। जो ग्रुप बी होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस एगालेक्टाई, जो 3 डिजीज करवाता है न्यूनेट के, एक सेप्सिस होता है, दूसरा निमोनिया होता है और तीसरा मेनिंजाइटिस होता है। तो अगर आपसे सवाल पूछे व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस या न्यूनेटल मेनिंजाइटिस या न्यूनेटल निमोनिया, तो आपका आंसर क्या होगा? स्ट्रेप्टोकोकस एगालेक्टाई, जिसको बोलते हैं ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। जो इंस्टेंट मैनेजमेंट या जो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है अस्थमा की, वो ब्रोंकोडायलेटर होती है, एल्ब्यूटेरोल आप रट्टा मार लो, साल्ब्यूटामोल होती है। अब जो निमोनिया होता है, अगर किसी को सिर्फ खांसी आ रही है तो उसको लेबल करेंगे नो निमोनिया, ओके, या सिंपल कॉमन कोल्ड कहते होते हैं। किसी को अगर खांसी भी आ रही है, चेस्ट एंड ड्राइंग और टैकिप्नी है, तो उसको बोलते हैं सिंपल निमोनिया। और अगर उसको डेंजर साइन कोई आ गया है, डेंजर साइन क्या होता है? जब भी बेबी की एक्टिविटी खत्म हो जाती है, यानी अगर वो फीड नहीं कर पा रहा है, कन्वलियन आ रही है, या एब्नॉर्मल स्लीपी है, या उठ नहीं पा रहा, वो बुखार हो रहा है, या बॉडी टेम्परेचर काफ़ी लो है, या स्ट्राइडर आ रहा है, तो ये सीवियर निमोनिया के अंदर आता है। सीवियर निमोनिया क्यों पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर आपने मॉक्सिलिन और जेंटामाइसिन देना 5 दिन के लिए। ओके, और अगर सिंपल निमोनिया तो आपने मॉक्सिलिन देना होता है। टाइप 2 रिस्पिरेटरी फेलियर में क्या होता है? हाइपोक्सीमिया और हाइपरकैप्निया देखने को मिलता होता है। कोरिलेशन ऑफ एस्थमा या एसोसिएशन ऑफ एस्थमा, वो एक्जिमा, एलर्जी, डर्माटाइटिस से एसोसिएटेड होता है। ओके, अस्थमा का जो ट्रीटमेंट होता है इमरजेंसी के अंदर आपने नेबुलाइजेशन करना होता है साल्ब्यूटामोल से। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया न्यूनेट, तो वो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, जिसको स्ट्रेप्टोकोकस एगालेक्टाई कहते हैं। ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्ट्रेप्टोकोकस एगालेक्टाई न्यूनेटल सेप्सिस, मेनिंजाइटिस और निमोनिया सब कुछ करवा देता है। एक पेशेंट है, उसको ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा है। इसके बाद अगर उसकी टॉक्सिक लुक है तो वो होता है एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। इसका मोस्ट कॉमन काज क्या होता है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, और इसके अंदर थंब साइन आता है। लेकिन अगर ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा है और खाना खाने के बाद रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आता है, दैट मींस इसको ट्रैकेओसोफेगल फिस्टुला है। ठीक हो गया, डिफरेंशिएट कर लोगे ना आप। इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर किसी को रेक्टल प्रोलैप्स और क्लबिंग होती है, रेक्टल प्रोलैप्स और क्लबिंग ये आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस में देखने को मिलती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर तो आपको शायद मेकोनियम माइलियस भी देखने को मिलता होगा। ओके, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ न्यूमैटोसील, न्यूमैटोसील का जो एजेंट होता है वो स्टेफ ऑरियस होता है। ये न्यूमैटोसील है, निमोनिया नहीं है। न्यूमैटोसील क्या होता है? एयर फिल्ड सैक होता है, सिस्टिक कैविटी होती है। मैनेजमेंट ऑफ कार्डियक अरेस्ट ड्यू टू रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम, तो एनआरपी करना है, न्यू नेटल रिससिटेशन प्रोग्राम। ओके, इसके बाद है कि बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा, कि बच्चा गार्डन में खेल रहा था, उसको पोलन की एलर्जी थी, उसको डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, वीजिंग हो गया, तो आपने नेबुलाइजेशन करनी है साल्ब्यूटामोल से। निमेटोसील का मोस्ट कॉमन एजेंट स्टेफ ऑरियस होता है। किसी को रिस्पिरेटरी डिफिकल्टी है, ओके, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, लो ग्रेड फीवर और बायलैटरल वीज है। बायलैटरल वीज बता दें कि ये ब्रोंकियोलाइटिस है। ऑडिबल हार्श साउंड स्पेसिफिकली एक्स्ट्रा थोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होती है, तो ये स्ट्राइडर होती है। अगर इंट्रा थोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो वो वीज होता है। इसके बाद बाउट्स ऑफ कफ, ये और बार्किंग कफ है। बार्किंग कफ ऐसे 2 डिजीज़ के अंदर आपने पढ़ना होता है। एक तो आपका आ जाता है पर्ट्यूसिस आ जाता है, दूसरा आपका क्राउप आ जाता है। तो यहाँ पे क्राउप पढ़ेंगे बैठ के। बार्किंग कफ और इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर, ये आपको क्राउप या लेनिनोट्रैकियोब्रोंकाइटिस में देखने को मिलता है। इसके अंदर कौन सा साइन होता है? स्टेपल साइन होता है। किसी भी बच्चे ने केरोसिन ऑयल इंजेस्ट कर लिया तो आपने एबीसी को मेंटेन करना होता है। हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज़ को कैसे डायग्नोस करेंगे? एक्स-रे एयर ब्रोंकोग्राम, जिसके अंदर आपको ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस या व्हाइट आउट लंग भी आपको देखने को मिल सकते होते हैं। ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा और टॉक्सिक लुक है तो एक्यूट एपिग्लोटाइटिस है। आईजी के अलावा एक्जिमा अस्थमा में बढ़ जाता होता है। बार्किंग कफ है, इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर है, और नेक एक्सरे के अंदर आपको क्या मिल रहा है? लैटरल व्यू के अंदर आपको स्टीपल साइन मिल रहा है ड्यू टू सबग्लॉटिक स्टेनोसिस, तो ये क्राउप में होता है। एक्यूट लेरिंगोट्रैकिया ब्रोंकाइटिस में न्यूमैटोसिल स्टेफ ऑरियस की वजह से होता है। निमोनिया, सेप्सिस और मेनिंजाइटिस ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से होता है। स्ट्रेप्टोकोकस एगालेक्टाई 2 साल से ऊपर वाले में निमोकोकाई आ जाएगा। अस्थमा का ट्रीटमेंट क्या होता है? नेबुलाइजेशन विद साल्ब्यूटामोल। ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा विद टॉक्सिक लुक, तो एक्यूट एपिग्लोटाइटिस है। लेकिन ट्रैकेओसोफेगल फिस्टुला के अंदर क्या होगा? सलाइवा की ड्रूलिंग होगी विद पोस्ट फीडिंग रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ओके, ऑन्कोलॉजी को भी छोड़ या जीआईटी को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जीआईटी में अगर किसी पेशेंट का वो डायरिया है बिफोर वीनिंग तो वो लैक्टोज इंटॉलरेंस है, और आफ्टर वीनिंग तो वो सीलिएक डिजीज आ जाता है। और सीलिएक डिजीज क्यों होता है? 4 तरह की दवाइयों से, इतनी खुराक से होता है। उसका निमोनिक होता है ब्रो, बी से बार्ली, आर से राई, ओ से ओट और डब्ल्यू से वीट होता है। अगर किसी पेशेंट को राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में पेन हो रहा है, ठीक है, एक्यूट हिस्ट्री है, जॉन्डिस भी आ रहा है और कुछ बाहर से गर्म बला खा लिया, तो एक्यूट हेपेटाइटिस है, ए और ई की वजह से हो सकता है। फोर्सफुल प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इन्फेंट के अंदर तो वो होती है हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर, जिसके अंदर आपको ओलिव लाइक मैस आपको देखने को मिल सकता है। पेरिस्टालसिस लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है। हाइपोकलीमिक,
हाइपोक्लोरेमिक, हाइपोनेट्रेमिक, हाइपोकैल्सीमिक, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस देखने को मिल सकती है। साइन ऑफ डिहाइड्रेशन के अंदर हाइपोटेंशन भी आ जाता है। ओके, इसके बाद एपैथी और एडिमाटस चाइल्ड है। मेंटल रिटार्डेशन आपको देखने को मिल रही है, हेपेटोसप्लीनोमेगाली देखने को मिल रही है, फ्लैग साइन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा प्लाकेबल हेयर होते हैं, एडिमाटस चाइल्ड होता है, पोर्ट बैली एब्डोमेन होता है, सारा क्वाशियोरकर के अंदर आता होता है। इसके अंदर डेफिशिएंट प्रोटीन्स होती है। पेरीएनल फिस्टुला, फिस्टुला किस में होते हैं? क्रॉन्स डिजीज में होते हैं, और मायोसिन फोसा क्रॉन्स के अंदर होता है। सिलिक डिजीज के अंदर आपने व्हीट वाली फूड्स को विथड्रा कराना होता है, जो ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी होती है। अगर उससे ठीक नहीं हो रहा तो आपने स्टीरॉइड लेनी होती है। पैरासिटामोल से लीवर अफेक्टेड होता है, जॉन्डिस आफ्टर 20 डेज, और क्ले कलर्ड स्टूल आ रही है, यानी जो उसकी बर्थ के बाद 20 डेज के बाद जॉन्डिस आ रहा है और क्ले कलर्ड स्टूल आ रहे हैं। ओके, क्ले कलर्ड यानी फीके वाले स्टूल आ रहे हैं, तो ये बिलियरी एट्रीजिया की वजह से है, यानी ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बता रहा है। छोटे बच्चों में जो न्यूनेट के अंदर जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है वो मेनली दो रीजन की वजह से होता है। एक तो कोलिटिकल सिस्ट होता है, दूसरा बिलियरी एट्रीजिया होता है। बाइटोट स्पॉट विटामिन ई डेफिशिएंसी में होती है। हेपेटिक एन्सेफलोपैथी में अमोनिया की एक्युमुलेशन होती है। जॉन्डिस की हिस्ट्री और पॉजिटिव हिस्ट्री है सिबलिंग के अंदर, तो हेपेटाइटिस ए का मोस्ट कॉमन है, यानी दोनों ने गंद बला कुछ खा लिया और ट्रांसमिट हो गया। थर्स्टी और कैन टेक वाटर, यानी इरिटेबल है, पानी पी रहा है। स्किन पिंच स्लो तो है लेकिन इतना ज़्यादा स्लो भी नहीं है, तो वो सम डिहाइड्रेशन के अंदर आता है, जिसके अंदर आपने ओआरएस देना है। अगर कोई नहीं आ रहा, पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक है, बच्चा ठीक ठाक है, तो आपने क्या देना होता है? प्लान ए देना होता है, जिसके अंदर आप क्या देते हैं? प्लान ए में आप एक्स्ट्रा होम बेस्ड फ्लूइड देते हैं। प्लान बी के अंदर नहीं, प्लान बी में ओआरएस देते हो, प्लान सी में आईवी रिंगर लैक्टेट देते होते हैं 100 ml, जिसके अंदर 30 आप पहले फर्स्ट देते होते हैं। फर्स्ट किसके अंदर देते हैं? फर्स्ट 1 आवर के अंदर, और बाकी 70% बाकी 5 घंटों में देती है। फेसेस के अंदर रेड्यूसिंग शुगर आ रही है तो लैक्टोज इंटॉलरेंस के अंदर आती है। मैरून कलर्ड या रेड क्यूरेंट जेली स्टूल आते होते हैं, इंटरसेप्शन के अंदर आते होते हैं। ओके, जिसके अंदर क्लास साइन, टारगेट साइन, मेनिस्कस साइन, ओके, ये साइन आपको देखने को मिलता होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर फॉर सिरोटिक जॉन्डिस है। अगर 7 डे की हिस्ट्री है तो हेपेटिक एन्सेफलोपैथिक होने के चांसेस ज़्यादा होती है। थिन स्ट्रीक ऑफ ब्लड मिक्स इन स्टूल, तो इंटेस्टिनल पॉलिप के अंदर होता है। यूरिनरी कॉपर के लेवल ज़्यादा है तो वो विल्सन डिजीज में होता है। विल्सन में क्या होती है? आपको लर्निंग डिफिकल्टी देखने को मिल सकती है, विद एटेक्सिया, और सिबलिंग में हिस्ट्री भी आपको देखने को मिल सकती होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि ग्रेड 4 स्टूल है। ग्रेड 4 स्टूल और ब्लड नहीं आ रहा प्योर 12 डे, तो ये एक्यूट वाटरी डायरिया के अंदर इंक्लूडेड होती है। सीवियर डिहाइड्रेशन है इन 8 मंथ ओल्ड चाइल्ड। ओके, 8 मंथ है, दैट मीन्स इन्फेंट है, तो आपने पूरे 6 घंटे पूरे करने हैं। पहले 30 ml रिंगर लैक्टेट आपने 1 घंटे में देना, बाकी 70 ml आपने 5 आवर्स में पूरा करना होता है। इंटरसेप्शन के लिए कंफर्मेटरी क्या होती है? बेरियम स्टडी होती है। इसका ट्रीटमेंट भी आप हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन करते हैं, बेरियम अनीमा से या एयर कॉन्ट्रास्ट अनीमा से। हिस्ट्री ऑफ वीनिंग एट 7 मंथ और एब्डोमिनल डिस्टेंशन। ओके, हिस्ट्री ऑफ वीनिंग यानी वीनिंग स्टार्ट के आफ्टर वीनिंग जो आपको देखने को मिलता है वो सिलिक डिजीज है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, शॉर्ट स्ट्रेचर, लूज बल्कि स्टूल, स्टीटोरिया हुआ तो वह सिलिक डिजीज होता है। लर्निंग डिफिकल्टी विद एटेक्सिया और सिस्टर गोइंग थ्रू द सेम प्रॉब्लम, तो वो विल्सन डिजीज होता है। ओलिव लाइक मैथ्स ऑन एग्जामिनेशन, तो हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि मैल न्यूट्रिशन के अंदर जो वेस्टिंग होती है उसको शो करने के लिए मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस। वेस्टिंग क्या होती है असल में? वेस्टिंग होती है वेट ओवर, ओके, वेट ओवर हाइट, जबकि अंडर वेट क्या होता है? वेट ओवर एज, और स्टंटिंग क्या होती है? हाइट ओवर एज। आगे पैरासिटामोल पॉइजनिंग में एंटीडोट एंड एसिटाइलसिस्टीन होता है। इंजेक्शन अपॉन ईटिंग केक और बिस्किट, इसमें व्हीट, बार्ली, राई और ओट आपको देखने को मिल सकता है, तो ये सिलिक डिजीज में होता है। सिलिक डिजीज का ट्रीटमेंट क्या होता है? ग्लूटेन फ्री डाइट होती है। सिलिक डिजीज में बायोप्सी लेते हैं, डूडिनो जुजिनल बायोप्सी। इसमें विलस एट्रोफी, क्रेप्ट हाइपरप्लेजिया और इसके अलावा इंट्रापिथियल लिम्फोसाइटोसिस देखने को मिलता होता है। ओके, और क्या पॉइंट बताना था आपको? उसमें आईजीए, एंडोमाइसियल, एंटी टीटीजी और एंटी गिलियाडिन एंटीबॉडीज आपको देखने को मिल सकती है। अगर आईजीए की डेफिशिएंसी है तो आईजीजी गिलियाडिन भी देखने को मिल सकती है। ब्लडी डायरिया अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता है। पहले वाटरी या फिर ब्लडी डायरिया में कन्वर्ट हो गया तो वर्सर्शिया कोलाई में होता है। स्किन पिंच वेरी स्लोली, 2 सेकंड से ज़्यादा का है तो वो सीवियर डिहाइड्रेशन में होता है। प्लान सी आपने करना होता है। फीवर है, एनोरेक्सिया है, टेंडर हिपैटोमेगाली है, और सेम सिबलिंग की हिस्ट्री है तो हेपेटाइटिस ए की हिस्ट्री है। फुल स्मेलिंग डायरिया सिंस द स्टार्टिंग ऑफ वीरिंग, तो ये सिलिक डिजीज है। ओके, इसके बाद पोटेशियम इन डब्ल्यूएचओ ओआरएस में, डब्ल्यूएचओ का जो ओआरएस है स्टैंडर्ड है, इसमें जो होता है, ओके, लाइक यहाँ पर होगा पोटेशियम कितना होता है? 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर या 20 मिलीमोल तक आप कह लो, ठीक हो गया, चाहे हाइपो स्मॉलर है चाहे स्टैंडर्ड है। ओके, इसमें सेम होता है। जबकि रिजोमाल वाला ये इस्तेमाल होता है मैल न्यूट्रिशन के अंदर। ओके, अब डायरिया है। डायरिया की वजह से क्या होता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, हाइपरकैलिमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, जबकि वॉमिटिंग की वजह से हाइपोकैलिमिक मेटाबॉलिक एल्किलोसिस होता है। एक्यूट हेपेटिक फ्लियोर है, कन्फ्यूजन और कन्वर्जन आ रही है तो आपने अमोनिया का लेवल चेक करना है। हेपेटिक एन्सेफलोपैथी को रूल आउट करना है। एलएफटी नॉर्मल है लेकिन फिर भी सप्लीनोमेगाली और हेमाटोमेसिस और मलीना देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन हो गई है। एटोपी है, ग्रोथ डिस्ट्रक्शन है, वीज है, और डायरिया आ रहा है आफ्टर मिल्क कंजप्शन, तो मिल्क प्रोटीन एलर्जी में आपको देखने को मिलता होता है। जॉन्डिस
जॉन्डिस है, टेंडर हेपेटोसप्लीनोमेगाली और पेटिची है, तो आपने सबसे पहले हेपेटाइटिस को रूल आउट करना होता है। ब्लडी स्टूल विद रिमिशन और रिलैप्स, दैट मीन्स कि कोई क्रॉनिक डिजीज अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन सिलिक डिजीज और डूडिनो जुजुलर बायोप्सी, वैसे स्पेसिफिक डूडिनम में होती है। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन इन ब्लडी स्टूल विद डिस्टेंडेड एब्डोमेन, ओके ब्लडी स्टूल आ रही है और डिस्टेंडेड एब्डोमेन है, तो आपने एक्स्ट्रा एब्डोमेन कराना होता है। ओके इसके बाद बेबी 9 मंथ ओल्ड है, स्पिट आउट फूड सिंस 1 मंथ, जर्ड हो गया, आई डोंट नो कि जर्ड बच्चों में भी होता है। अच्छा क्रॉनिक डायरिया है, बिफोर वीनिंग तो लैक्टोज इंटॉलरेंस है, आफ्टर वीनिंग तो ये आपका सिलिक डिजीज होता है, इसमें एब्डोमिनल डिस्टेंशन शॉर्ट स्ट्रेचर होता है, सिलिक डिजीज। आगे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस डूडिन और जोजिनल बायोप्सी होती है, इसके अंदर आपने ब्रो को एलिमिनेट कराना है, ब्रो में बार्ली, राई, ओट और व्हीट आ जाता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस में डायरिया बिफोर वीनिंग आता है। हेपेटिक एंसेफेलोपैथी में अमोनिया का लेवल ज़्यादा होता है। फीकल ओरल की हिस्ट्री आती है, राइट अपर कॉर्डेड पेन होता है, कुछ पार्ट से कुछ खाया था, जॉन्डिस हो गया, हेपेटाइटिस सी है। इसमें आईजीएम एंटी एचएफ एंटीबॉडी होता है, ट्रीटमेंट उसका सपोर्टिव होता है मेन, और फ्लूइड्स आपने देनी है, पैरासीटामोल आपने देनी है। वैसे पैरासीटामोल दोगे आप, लीवर थोड़ा सा काम नहीं कर रहा। चलो फोर्सफुल वॉमिटिंग है और प्रोजेक्टाइल नॉन बिलस वॉमिटिंग और ओलिव लाइक मैस एपिगैस्ट्रिक में 4 से लेकर 6 हफ्तों में प्रेजेंट करता है, तो ये इन्फेंटाइल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस है। एडीमा एपैथिक चाइल्ड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन तो एक क्वाशियोर्कर है, जबकि मेरास्मस में कोई मेंटल रिटार्डेशन नहीं होती और एडीमा भी नहीं होता। ओके इसके बाद कहते हैं कि इस वाले इसको क्रैम करना है, आई डोंट थिंक सो हमारे पास इतना ब्रेन है कि इसको क्रैम करे, तो अभी इसको छोड़ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, जो लास्ट है हमारा, वो है न्यूनाटोलॉजी। ओके तो न्यूनाटोलॉजी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसकी 1 लाइनर्स, उसके बाद हम इसको फिनिश कर देते होते हैं। ओके कुछ यहाँ पे भी 1 लाइनर्स है। अच्छा सही है। नेक्रोलाइटिक नेक्रोटाइजिंग एंटीरोकोलाइटिस, इसमें निमोटोसिस इंटेस्टिनालिस देखने को मिलता है, तो इसका मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर क्या होता है, प्रीमेच्योरिटी होता है। मैनेजमेंट ऑफ जुवेनाइल रिलेटेड आर्थराइटिस, इसमें आपने मीथोट्रेक्सेट इस्तेमाल कराना है, इसके बाद स्टीरॉइड इस्तेमाल करने हैं। हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज के अंदर जो बेस्ट मैनेजमेंट होती है, सरफेक्टेंट होगा जो कि आप एंडोट्रैकियल ट्यूब से दोगे। काज ऑफ जॉन्डिस इन फर्स्ट 24 आवर हमेशा पैथोलॉजिकल होता है, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से होता है, और इसमें 15 डेज से ज़्यादा एक्सटेंड कर जाता होता है। ब्रेस्ट फीडिंग आपने विद इन 1 आवर के अंदर इनिशिएट करा देनी होती है। अगर 37 से पहले का बच्चा है तो वह प्री मैच्योर के अंदर आ जाएगा। इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ एसिडोसिस, तो आपने सोडा बाइकार्बोनेट देना होता है। एपगार स्कोर होता है, आपने एक और आपने लेना होता है एक फर्स्ट पे और एक 5 पे लेना होता है। ओके तो आप लेस देन 5 आना चाहिए टू लेबल बर्थ एस्फिक्सिया। हेड सर्कमफ्रेंस एट द एज ऑफ 1 ईयर, तो ये 47 आपको देखने को मिलता होता है। ठीक हो गया। इसके बाद गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन इन न्यूनेटल सेप्सिस, तो आप ब्लड कल्चर कराते हैं। आरडीएस का ट्रीटमेंट सरफेक्टेंट होता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ टीटीएन तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होता है। पिंसर ग्रास और एक इस पे आता है 9 मंथ पे आता है, कैसे यार रट्टा मारना है, पी से पिंसर और पी को उल्टा करो तो क्या बनता है 9 बन जाता है, तो वो 9 मंथ आ जाएगा। 3 डे ओल्ड चाइल्ड है, 3 डे ओल्ड चाइल्ड जॉन्डिस है, मदर ओ पॉजिटिव, ओके बेबी ए पॉजिटिव है। ओके डैट मीन्स का कोई इनकम्पैटिबिलिटी नहीं हो सकती, ए बी ओ हो सकती है लेकिन उसके चांसेस भी कम है, तो ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है। फोटो सेंसिटिविटी और बटरफ्लाई रैश एसएलई में देखने को मिलता है। ड्रूपिंग ऑफ नेक मसल और मसल वीकनेस ये हाइपोक्लीमिया में होती है। लो बर्थ वेट 2.5 से कम होता है। एक वेरी लो बर्थ वेट होता है, एक वेरी एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट होता है। जो वेरी लो बर्थ वेट होता है ना, वेरी लो बर्थ वेट वो एक 1.5 वाला, और एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट वो 1 केजी से कम वाला होता है। इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर ये आपको मैक्रोसोमिया का शिकार हो जाता है। काज ऑफ जॉन्डिस विजिबल विद इन 18 आवर्स, यानी लेस देन 24 आवर के अंदर आरएच इनकम्पैटिबिलिटी वाला पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। जो फिजियोलॉजिकल होता है वो 1 दिन के बाद आपको देखने को मिलता होता है। 29 वीक्स पे डिलीवर हुई है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और इंटरकोस्टल रिसेशन है, तो ये आरडीएस प्री टर्म के अंदर जो रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है तो वो आरडीएस की वजह से होता है। टर्म के अंदर टीटीएन आ जाएगा और पोस्ट टर्म के अंदर आपका मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम आ जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ न्यूनेटल सीजर, तो आपने 10% एक्स्ट्रा वाटर आपने देना होता है। 4 साल के बच्चे के अंदर हाइट 100 सेंटीमीटर हो जाती है। डीआईसी का पेशेंट है, डीआईसी के अंदर बिलिरुबिन भी बढ़ जाता है। ओके एपीटी टाइम भी बढ़ जाता होता है। डीआईसी क्यों होता है, सेप्सिस की वजह से या फिर उसकी वजह से प्लेसेंटल एब्रप्शन की वजह से हो सकता है। ओके न्यू बॉर्न बेबी एट होम बाय दाई, दाई ने लेबल थोड़ी किया, डिलीवर किया है। 28 सेकंड का एपीटीटी टाइम है, ऑलमोस्ट थोड़ा एलिवेटेड हुआ हुआ, ब्लीडिंग टाइम भी बढ़ा हुआ है। हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, क्योंकि जो भी कोई न्यूबॉर्न होगा आपने उसको सीधा विटामिन के का इंजेक्शन लगाना है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में तो विटामिन की होता ही नहीं है। आगे आर ए नेगेटिव ए एन ए पॉजिटिव है, ए एन ए पॉजिटिव दैट मीन्स आर्थराइटिस है, लेकिन आर ए नहीं है। ओके डैट मीन्स ये जिया है, जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस, जो कि ओलिगो आर्टिकुलर होता है। आरडीएस को आपने ऑक्सीजन थेरेपी से मैनेज कर लिया, लेकिन आरओपी हो गया तो ये हाई फ्लो ऑक्सीजन की वजह से होता है। ओके एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी है। ओके ब्रेस्ट फीडिंग बेबी है, बिलिरुबिन 18 से ज़्यादा है, अगर 15 से ज़्यादा हो तो आपने एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की तरफ जाना होता है। वैसे आप फोटोथेरेपी भी कर सकते हैं। रैश, जैसे फोटोथेरेपी ब्रेस्ट फीडिंग वाले में करवा लेंगे, ये आपने जवाब देना है। रैश और किडनी प्रॉब्लम एसएलई के अंदर देखने को मिलती है। चाइल्ड हु डज नॉट बिहेव प्रॉपर्ली, तो उसको साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन चाहिए,
या उसको थोड़ी मार भी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है ग्रीन नेल्स और अम्ब्लाइकस, ये आपको मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम में देखने को मिलते होते हैं। चाइल्ड नॉट प्ले विद फेलोज, और उसका कोई आई कॉन्टैक्ट नहीं है, यानी सोशली विड्रॉल है, तो ऑटिज्म में देखने को मिलता होता है। ब्लीडिंग फ्रॉम अम्ब्लाइकस, तो विटामिन के डेफिशिएंसी की वजह से होता है, जिसको बोलते हैं हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। बेबी बॉर्न वेट 5 केजी है और कन्वर्जन आना शुरू हो गया। ओके, यानी नॉर्मली बर्थ पे वेट कितना होता है 2.5 से 3.5, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ है। तो इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर, सीजर क्यों होते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया हाइपोकैल्सीमिया की वजह से। ओके, ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर ट्रांसमिशन 25 होती है, जबकि ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर और एक्स लिंक्ड रिसेसिव के अंदर 50% ट्रांसमिशन होती है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में 15 से कम लेवल देखने को मिलता है। पिंसल ग्रास 9th पे आता है। एपगार स्कोर में अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमेस, एक्टिविटी, रिस्पिरेशन देखने को मिलती है। पेरिफेरल साइनोसिस है, दैट मींस इसका नंबर 1 आ जाएगा। पल्स 130 है, दैट मींस इसका स्कोर आ जाएगा आपका ऑलमोस्ट 2 आ जाएगा। गुड टोन है, टोन अगर बिल्कुल अच्छी खासी है, ओके, तो इसका नंबर भी 2 आ जाएगा। ग्रीमेस कितना है? ओके, यानी ग्रीमेस आपको देखने को मिल रहा है। ओके, तो दैट मीन्स के ये 1 नंबर है। गुड कराई है, अच्छा रो रहा है, यानी रिस्पिरेशन बिल्कुल ठीक है, 2 नंबर आ जाएगा। तो कैलकुलेट कर लो 2, 2, 2, 1, 1, तो टोटल 8 स्कोर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ऐसे कैलकुलेट कर लो। एपगार स्कोर 6 एंड 9 लिखा हुआ है। 1 ईयर ओल्ड है, तो ये 1 ईयर ओल्ड में क्या पैरामीटर आपको देखने को मिलता होता है? वॉक विदाउट वैसे 1 साल वाला चलना फिरना शुरू कर देता होता है। ठीक है, ओके, तो अभी हम सारे इनके क्राइटेरिया को रट्टा मार लेंगे। इसके बाद ट्रांसमिशन रिस्क टू द मदर, एक्सीडेंट रिसेसिव में 50% होती है। मैक्युलर रैश एसएलई में आती है। कैन क्रॉल, रेंग सकता है, रेंगता है वैसे 9th मंथ पर। हेड सर्कमफ्रेंस 45, ये भी आपको सी पे देखने को मिलता होता है अराउंड 9 टू 10 मंथ पर। नॉर्मल ट्रम इन्फेंट है। ओके, नॉर्मल ट्रम है, टेकिपनिया, ग्रंटिंग और फ्लूइड इन फिशर है। तो नॉर्मल ट्रम के अंदर बताया था रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्यों होता है? टीटीएन की वजह से। काज जॉन्डिस न्यू बॉर्न ऑफ 4 डेज, तो ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, पहले हफ्ते के अंदर खत्म हो जाता होता है, दूसरे दिन के बाद स्टार्ट होता होता है। इसके बाद एपगार स्कोर है। एपगार स्कोर 1 मिनट और 5 मिनट पे करते होते हैं। न्यूनेटल रिससिटेशन के साथ करते होते हैं। अगर 7 से लेकर 10 है, इसका मतलब एक्सीलेंट कंडीशन है, एस्फिक्सिया होने के चांसेस नहीं है। 4 से लेकर 6 मॉडरेट है, और 0 से लेकर 3 सीवियर बर्थ एस्फिक्सिया है, जिसमें आपने नाइको में शिफ्ट करना होता है। इसके बाद डेवलपमेंटल माइलस्टोन है। ओके, न्यू बॉर्न है, वैसे इसमें मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अभी आई थिंक मेरा दिल भी नहीं कर रहा इसको करने का। अच्छा, एक पॉइंट बता देता हूँ, जो जो कूज होता है, कू कू कू, ये 3 मंथ पे आता होता है। ओके, मोनोसिलेबल ये 6 मंथ पे आते होते हैं। ओके, जो बाई सिलेबल या डबल सिलेबल माँ 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 बा ये 9th मंथ पे आती है, और पूरा लफ्ज़ बोलना शुरू कर देगा 12 मंथ पर, लेकिन इसको सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अच्छा, अब इस पे आ जाओ हेड सर्कमफ्रेंस वाला। हेड सर्कमफ्रेंस एट द टाइम ऑफ बर्थ कितना होता है? 35 सेंटीमीटर होता है। वैसे हेड सर्कमफ्रेंस आप हाइट से निकालते होते हैं। ओके, कैसे निकालते होते हैं? हाइट को आप 2 से डिवाइड कर दोगे और 10 ऐड कर दोगे। ओके, ऑलमोस्ट इस पे भी मैं कभी ना कभी वीडियो बना दूंगा। ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ एट द टाइम ऑफ बर्थ 50 होती है। ओके, ठीक है, तो और 1 साल पे हाइट कितनी होती है? 75 सेंटीमीटर हो जाती है। और हाइट 2 टू 12, तो आपने एज इन ईयर को 7 से मल्टीप्लाई करना, पता नहीं कौन से फार्मूला लिखे हुए हैं यहाँ पर। ओके, सही है। अच्छा, कैलोरिक रिक्वायरमेंट अगर 0 से लेकर 3 महीने का तो 120 किलो कैलोरी है। 6 से लेकर 9 वाले को रट्टा मारना, इसमें 110 किलो कैलोरी पर केजी होती है। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए आपने 1500 से लेकर 5000 तक देना होता है। रिससिटेशन, मोस्ट कॉमन बोन फ्रैक्चर होती है न्यूनेटम ऑफ क्लैविकल होती है। फर्स्ट 60 सेकंड को गोल्डन मिनट कहते होते हैं। ओके, मोस्ट कॉमन काज ऑफ न्यूनेटल कार्डिक अरेस्ट, तो एस्फिक्सिया होता है, इसका ट्रीटमेंट होता है पीपीवी। ओके, हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न के अंदर पीटी एपीटीटी टाइम बढ़ जाता होता है, और ट्रीटमेंट क्या होता है? 0.5 से लेकर 1 मिलीग्राम आपने इंट्रामस्कुलर विटामिन के एक इंजेक्शन देना है। न्यूनेटल सेप्सिस का मोस्ट कॉमन काज ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई होता है। अर्लीस्ट क्लिनिकल फीचर, बेबी फीड नहीं कर रहा होता। स्क्रीनिंग के लिए आप सेप्सिस की स्क्रीनिंग कराएंगे, लाइक सीबीसी करा लोगे, टीएलसी न्यूट्रोफिल देखोगे, ईएसआर, सीआरपी, इमेच्योर टू टोटल न्यूट्रोफिल। कंफर्मेटरी ब्लड कल्चर होता है। प्रिवेंशन के अंदर 2 मिनट हैंड वॉशिंग करनी है, हमारी वजह से ये हो जाता है। एक्सिलरी टेम्परेचर अगर हाइपोथर्मिया लेवल करना तो 36.5 से नीचे होना चाहिए। ओके, और जो होता है हमारा लेबर रूम का होता है, वो तकरीबन 22 से लेकर 26 तक ऑलमोस्ट होता है। कंगारू मदर केयर लो बर्थ वेट या पीरियड टर्म बेबीज के लिए होती है। सीवियर बर्थ एस्फिक्सिया के अंदर जो एफगार स्कोर होगा 3 से कम होता है, पोर्ट को एसिडोसिस होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एस्फिक्सिया के लिए एमआरआई होती है, और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है? थेरापेटिक हाइपोथर्मिया। ओके, आपने खुद हाइपोथर्मिया आपने करना होता है। मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम टर्म और पोस्ट टर्म के अंदर होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस चेस्ट एक्सरे होता है। ट्रीटमेंट आपने सपोर्टिव और रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को ठीक करना है। कॉम्प्लिकेशन पल्मोनरी हाइपरटेंशन और नीमोथोरैक्स हो सकता है। ओके, और प्रिवेंशन क्या होती है? डिलीवरी आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फीटल डिस्ट्रेस है। इसके बाद है कि आरडीएस ये सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इन्वेस्टिगेशन चॉइस एक्सरे ब्रोंकोग्राम होती है। और ट्रीटमेंट क्या होता है? हाई फ्लो ऑक्सीजन देनी है, सीपीएपी देना होता है, अगर वो फेल हो जाती है तो वेंटिलेशन देना है, एंडोट्रैकियल ट्यूब इंट्यूबेशन देनी होती है। और प्रिवेंशन के लिए एंटीनेटल स्टेरॉइड है, बीटा मैथासोन आ जाएगा।
ओके, इसके बाद एपने कब लेबल करेगा जब 20 सेकंड तक वो सांस नहीं ले रहा। और ड्रग का चॉइस क्या होती है, आईवी कैफीन सिट्रेट के उसको कॉफ़ी पिला दोगे एक्टिवेट हो जाएगा। न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया के लिए हाइपोथेसिस होता है, पेटरसन हाइपोथेसिस होता है। मैक्रोसोमिया के अंदर तमाम ऑर्गन्स बढ़ते हैं सिवाय ब्रेन के। मोस्ट कॉमन कंजेनिटल अनोमली होती है, डायबिटीज में वो बीएसटी होती है। न्यूनेटल सीजर मोस्ट कॉमन सटल सीजर होता है। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस अल्ट्रासाउंड क्रेनियम होती है। ड्रग का चॉइस फिनोबार्बिटन है। मोस्ट कॉमन काज हाइपोक्सिमिक एन्सेफलोपैथी होता है। और डायबिटिक के अंदर जो काज ऑफ सीजर होता है, पहले 3 दिन तक हाइपोग्लाइसीमिया और अगले 3 दिन के बाद हाइपोकैल्सीमिया होता है। हाइपोग्लाइसीमिया के लिए 10% डेक्सट्रोज देते हैं। न्यूनेटल जॉन्डिस फर्स्ट डे पे जो जॉन्डिस होता है वायरस इनकम्पैटिबिलिटी पे होता है। आफ्टर फर्स्ट डे और विद इन 1 वीक तो ये फिजियोलॉजिकल होता है, 24 घंटों के बाद अपीयर होता है, हमेशा अनकंजुगेटेड होता है। मैक्सिमम बिलिरुबिन 15 तक बढ़ेगा, एक दिन में 5 तक जा सकता होता है। ओके, नेवर स्टेन पाम सोल एंड डायपर, मतलब इतना ज़्यादा नहीं होता, 20 तक क्रॉस नहीं करेगा, 2 हफ्ते तक ठीक हो जाएगा, कभी भी इससे आगे प्रोलॉन्ग नहीं होगा। अगर बेबी ए पॉजिटिव और मदर ओ पॉजिटिव है तो ये भी इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है, जॉन्डिस हो सकता है। एक होता है ब्रेस्ट फीड जॉन्डिस, एक ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस होता है। ब्रेस्ट फीड जॉन्डिस होता है, ओके, ब्रेस्ट फीड यानी फीडिंग नहीं कर रहा है, फर्स्ट वीक में होता है। जबकि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर ग्लूकुरोनाइडेज होता है, सेकंड और थर्ड वीक में होता है। कर्निक टेरेस बिलिरुबिन एन्सेफलोपैथी होता है, इसके अंदर बोरो रिफ्लेक्स खत्म हो जाएगा। ऑफिसर टोनस होता है, फंटनली बल्जिंग होता है, बेसल गैंग्लिया पर टारगेट करेगा, जिसकी वजह से सेरिब्रल पाल्सी होगी, स्पेसिफिकली डिस्काइनेटिक सेरिब्रल पाल्सी। ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस है, ओके। अगर डे 1 बिलिरुबिन है, यानी डे 1 का बिलिरुबिन 5 मिलीग्राम से ज़्यादा है, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी की तरफ लेके जा रहा है, ओके, तो वो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन है। अगर डे 2 पे बिलिरुबिन 15 से ज़्यादा का है तो आपने फोटोथेरेपी करनी होती है। डे 2 पे बिलिरुबिन 20 से ज़्यादा का है तो आपने एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की तरफ जाना होता है। इन शॉर्ट कि अगर 20 से ज़्यादा हो बिलिरुबिन या फिर आरएच इनकम्पैटिबिलिटी का, तो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की तरफ जाना होता है। बाकी आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन कर सकते हैं, पोर्टोजुजिनोस्टोमी कर सकते हैं इन केस ऑफ बिलियरी एट्रीजिया। टॉर्च का इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर सकते होते हैं, या फिर लीवर ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं।